Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Alham Dynamic World. Today we are going to discuss the next topic that is very important. That are pollutants और pollutants क्या होते हैं, फिर इनकी वजह से जो different process हो रहे हैं environment के अंदर जो changes आ रही हैं, जिसमें global warming है, green house effect है, ozone layer depletion है, acid rain है, इसको आज हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि what are pollutants। बेटा pollutants कहते हैं कि कोई भी ऐसा केमिकल या कोई भी ऐसे बेनिफिशियल चीज जो कि हमारे एनवायरनमेंट में पोल्यूशन क्रिएट करे, दैट आर कॉल्ड पोल्यूटेंट्स। तो बिल्कुल उसने ये कहा है कि पोल्यूटेंट्स आर द वेस्ट मटेरियल दैट पोल्यूट दीज थिंग्स। ठीक है, तो पोल्यूटेंट जो है वो इन तीनों में से किसी भी चीज को अगर वो पोल्यूट करती है तो उसको हम पोल्यूटेंट का नाम देते हैं। अगर वो एयर में पोल्यूशन कॉज कर रही है तो उसे एयर पोल्यूटेंट का नाम देंगे। इस तरह वाटर पोल्यूटेंट्स एंड सॉइल पोल्यूटेंट, और इसी तरह इनकी पोल्यूशंस भी होंगी, एयर वाटर एंड सॉइल पोल्यूशंस। ठीक है जी। तो एयर पोल्यूशन जो एयर पोल्यूटेंट जो हमने आज डिस्कस करने हैं, तो इसकी बेटा एक और भी डेफिनेशन है कि दीज आर द हार्मफुल सब्सटेंसेस दैट आर प्रेजेंट इन द एनवायरनमेंट, और जो कि आगे फिर लाइफ के लिए भी हार्मफुल होते हैं, इनको हम पोल्यूटेंट्स का नाम देते हैं। अब जब एयर में ये पोल्यूटेंट्स आते हैं तो उससे ये इस तरह के इफेक्ट्स कॉजेस करते हैं। ये जब एयर में आ जाएंगे तो आप खुद ही देखेंगे एयर के अंदर एयर पोल्यूटेड है तो एयर में कौन रह रहा है, ह्यूमंस भी निकल रहे हैं, उसी एयर में प्लांट भी ग्रो कर रहे हैं, उसी एनवायरनमेंट उसी एयर के अंदर बिल्डिंग्स भी आ रही हैं। तो ये बिल्डिंग्स को भी बिल्डिंग की जो सरफेस होती है उसका जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है उसके साथ केमिकल रिएक्ट कर जाता है, जो जितनी भी एसिडिक गैसेस होती हैं। ठीक है, इसी तरह वेदर चेंजिंग्स में ये चेंजिंग्स लेकर आता है। ठीक है, सर्दी गर्मी और इनके जो ड्यूरेशंस होते हैं उनको डिस्टर्ब कर देता है। इसी तरह से ह्यूमन हेल्थ के अगर ह्यूमन आ गई है, फॉर एग्जांपल ये रेन आ गई है तो वो ह्यूमन की जब स्किन पे पड़ेगी तो वो एसिडिक रेन को उसकी ह्यूमन की स्किन को भी इफेक्ट करेगी। अदरवाइज जो एयर हम सांस के जरिए अंदर लेकर जाएंगे तो वो पोल्यूटेंट्स भी ह्यूमन लंग्स के अंदर जाएंगे और वहां पे जाके वो एलर्जीज और डिफरेंट डिजीजेस कॉज करेंगे। इसी तरह प्लांट्स के लिए भी ये डेंजरस है। प्लांट्स जब फोटोसिंथेसिस करते हैं उस दौरान भी गैसेस डिफ्यूज हो सकती है। अदरवाइज जब एसिडिक रेन होगी तो एसिडिक रेन क्या करेगी, इन प्लांट्स के जो क्लोरोफिल है उन क्लोरोफिल को डिसॉल्व कर लेगी और जो लीव्स है वो बेटा ग्रीन से येलो में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये एयर पोल्यूटेंट्स के कुछ नुकसान थे। अब हम देखते हैं कि जो एयर पोल्यूटेंट्स हैं उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, तो हम उनको एयर पोल्यूटेंट इस वजह से कहते हैं। नंबर 1 बेटा दे कॉजेस पोल्यूशन, मेन चीज हम ये कह देंगे। नंबर 2 वो ये कहता है, ये समझने वाली बात है कि कोई भी ऐसी बेनिफिशियल चीज जो कि एक हद से ज्यादा हो जाएगी तो उसको भी हम पोल्यूटेंट्स की कैटेगरी में लेकर आएंगे। फॉर एग्जांपल हमें नमक चाहिए घर में, तो किचन में नमक चाहिए 1 डिब्बा, लेकिन अगर हम अपने घर में नमक का पूरा ट्रक उतरवा लें तो क्या होगा, पोल्यूशन हो जाएगी। इज दैट क्लियर? तो मतलब कि वो चीज थोड़ी अमाउंट में तो बेनिफिशियल है, लेकिन जब एक लिमिट से ज्यादा हो गई है तो वो क्या हो गई है बेटा, वो पोल्यूटेंट के तौर पे एक्ट कर गई और वो हार्मफुल बन जाती है। ठीक है, अब एक शॉर्ट क्वेश्चन और भी आता है कि पोल्यूटेंट्स और कंटामिनेंट में क्या फर्क है। तो पोल्यूटेंट्स पोल्यूशन काज करते हैं और कंटामिनेंट किसी भी चीज को इम्प्योर कर देता है। मींस कि यही की चीज है, अगर कंटामिनेंट्स मीन के को किसी भी प्योर चीज में अगर कोई पोल्यूटेंट आ गया लेकिन वो वेरी स्मॉल अमाउंट में है तो वो कंटामिनेंट है, उसने उसको इम्प्योर कर दिया। लेकिन वही कंटामिनेंट अगर बहुत ज्यादा हाई अमाउंट में हो गया तो उसको हम पोल्यूटेंट कह देते हैं। तो ये आपने याद है, दैट विल मेक समथिंग इम्प्योर। अब फैक्टर्स देखते हैं कि जो पोल्यूटेंट की सेवेरिटी को इफेक्ट करते हैं, उसमें ये है कि पोल्यूटेंट्स की नेचर कैसी है, आया कि वो एसिडिक है या बेसिक है, वो एसिडिक रेन क्रिएट करेगा या स्मोक में किस तरह से प्रिपरेशन। नंबर 2 उसकी कंसंट्रेशन कितनी है, वो कम अमाउंट में या ज्यादा अमाउंट में। एंड नंबर 3 परसिस्टेंस कितनी है, उसकी स्टेबिलिटी कितनी है, वो कितनी देर तक एग्जिस्ट कर सकता है। तो ये फैक्टर्स थे। अब हम मेन शॉर्ट क्वेश्चंस पे आते हैं जो कि बोर्ड में अक्सर पूछा जाता है, दैट आर द टाइप्स ऑफ पोल्यूटेंट्स। पोल्यूटेंट्स की 2 टाइप्स होती है बेटा, प्राइमरी पोल्यूटेंट्स एंड सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स।
प्राइमरी प्लूटेंट्स सर क्या होते हैं? बेटा प्राइमरी प्लूटेंट्स ऐसे प्लूटेंट्स होते हैं जो कि डायरेक्टली फॉसिल फ्यूल की कंबशन से या किसी भी प्रोसेस से बाहर एयर में आ रहे होते हैं, उनको हम प्राइमरी प्लूटेंट्स कहते हैं। और अगर वही प्राइमरी प्लूटेंट्स आपस में रिएक्ट कर जाएं और एक नया बड़ा प्लूटेंट बना दें तो दैट आर कॉल्ड सेकेंडरी प्लूटेंट्स। सर फॉर एग्जांपल ये देखें जी, एयर में से, यहां भी मैं एग्जांपल लिख रहा हूं, जब हमने लकड़ी को जलाया, लकड़ी को आग लगाई, तो उसके अंदर जो कार्बन था, जो सल्फर था, वो निकला बाहर, उसने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने के बाद उसने प्राइमरी प्लूटेंट्स बना दिए, दैट आर कार्बन डाइऑक्साइड बना दिया और यहां पे इसने सल्फर डाइऑक्साइड एक प्लूटेंट बना दिया। अब ये क्या है? दीज आर द प्राइमरी प्लूटेंट्स। ऊपर से अब ये गैसेस जो है कार्बन डाइऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड, ये एयर के अंदर मौजूद है। ऊपर से आ गई बारिश, अब जैसे वाटर आएगा तो ये वाटर के साथ रिएक्ट करके नए प्रोडक्ट्स बना देंगे, दैट आर कार्बोनिक एसिड H2CO3, इसने एक एसिड बना दिया, एंड दीज आर सल्फ्यूरिक एसिड। अब ये देखें, नॉन मेटल के ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर, 9th क्लास चैप्टर नंबर 8 में हमने पढ़ा था। बहरहाल तो ये क्या है? दीज आर द सेकेंडरी प्लूटेंट्स एंड दीज आर द प्राइमरी। ये प्राइमरी है और प्राइमरी के रिएक्शन से आपस में जो रिएक्ट करके बनते हैं, दैट आर द सेकेंडरी प्लूटेंट्स। और ये एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें अक्सर बोर्ड में पूछी जाती है, पेन किसकी एग्जांपल है, प्राइमरी की कि सेकेंडरी, तो ये आपने बताना है। नेक्स्ट वन इज द वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, दैट्स द ग्लोबल वार्मिंग एंड ग्रीन हाउस इफेक्ट। व्हाट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट और ग्लोबल वार्मिंग? फिर हम देखेंगे लास्ट में कि ओजोन लेयर जो है वो किस तरह से इफेक्ट हो रही है और एसिडिक रेन किस तरह से रोल प्ले कर रही है और उसके क्या इफेक्ट्स हैं। बेटा जैसे कि हम जानते हैं कि जो हमारा अर्थ है, उस अर्थ के सराउंडिंग में जो एटमॉस्फेयर है उसमें डिफरेंट गैसेस होती हैं। ये देखें बेटा, इसी डायग्राम के जरिए आपको समझ आ जाएगी जी। ये हमारी अर्थ है फॉर एग्जांपल, और इस अर्थ के इर्द गिर्द, इस अर्थ के सराउंडिंग में क्या हमने पढ़ा था स्टूडेंट्स? हमने पढ़ा था इस अर्थ के इर्द गिर्द, शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, द एनवेलप ऑफ द डिफरेंट गैसेस आर प्रेजेंट आर कॉल्ड एटमॉस्फेयर। तो ये एटमॉस्फेयर है जी हमारा। अब इसी एटमॉस्फेयर में जब अपवर्ड मूव करते हैं तो हमें ओजोन लेयर भी मिलती है और ओजोन लेयर से नीचे डिफरेंट प्लूटेंट्स भी मिलते हैं। अब ये देखें स्टूडेंट्स, होगा क्या कि सन से जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस आ रही हैं, यूवी रेडिएशंस जो आ रही हैं, जिनकी एनर्जी बहुत ज्यादा है, शॉर्ट वेवलेंथ मीन एनर्जी बहुत ज्यादा है। चलिए इसको मैं इस तरह बना लेता हूं। तो ये यूवी रेडिएशंस क्या करेंगी जब इन गैसेस, ये अब यहां पे आपने याद रखना है कि जो ग्रीन हाउस गैस है उसकी दो गैसेस जिम्मेदार हैं उसमें। नंबर 1 पे एक तो आ जाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड इज द ग्रीन हाउस गैस। इसके साथ जो इसकी मदद करता है दैट आर वाटर वेपर। और हमने लास्ट टाइम ट्रोपोस्फेयर में भी पढ़ा था कि ये दोनों टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं। अब इनका फंक्शन क्या है कि ये दोनों जो सन से यूवी रेडिएशंस आ रही हैं, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस, उसको तो अपने अंदर से गुजरने दे रहे हैं। इट्स मीन कि ये देखें यहां पे ये गैसेस मौजूद है जमीन के सरफेस के ऊपर, बिल्कुल ये ग्रीन हाउस गैसेस की लेयर फॉर एग्जांपल हम कह देते हैं कि ये मौजूद है, ठीक है। अब ये क्या कर रहे हैं, यूवी रेडिएशंस को तो इन्होंने गुजरने दिया है, लेकिन जैसे ही यूवी रेडिएशंस अर्थ में एब्जॉर्ब होंगी तो कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद, जैसे कि पहले भी बात हो चुकी है, आईआर रेडिएशंस के फॉर्म में ये एमिट होगी। अब आईआर रेडिएशंस को ये अपने अंदर से पास नहीं होने देते और इसको एब्जॉर्ब कर लेती हैं, ठीक है। जब आईआर रेडिएशंस, ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स इस आईआर रेडिएशंस को ट्रैप कर लेंगे और इसको बाहर नहीं निकलने देंगे, तो ये यहां पे इसी तरह मूव करती रहेगी।
जिसकी वजह से क्या होगा, यूवी रेडिएशंस आती जाएंगी और ये ट्रैपिंग होती जाएगी और ये रेडिएशंस बाहर नहीं निकल पाएगी, सम आईआर रेडिएशंस यहीं पे फंस जाएंगे। तो इस तरह से क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस इफेक्ट होगा। तो दिस इज कॉल्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट। ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या कर रही है, उन आईआर रेडिएशंस को ट्रैप कर रही है और जिसकी वजह से वहां का जो एटमॉस्फेयर है उसका एवरेज टेम्परेचर, उस सरफेस का जो एवरेज टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो रहा है। दैट इज कॉल्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट। ओके, और यहां पे जो वार्मिंग है, जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो वार्मिंग भी इंक्रीज हो रही है। तो वार्मिंग के इंक्रीज होने के प्रोसेस को हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। आप इस तरह से याद कर लें कि ये जो हमारे अर्थ का ग्लोब है इसका टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग। क्लियर हो गया जी। तो यहां पे आपने बताना है कि नॉर्मली जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ये कोई पॉइजनस गैस नहीं है, ये कोई हार्मफुल गैस नहीं है, लेकिन इसकी जो एक स्पेसिफिक अमाउंट है, जब इसकी अमाउंट स्पेसिफिक से ज्यादा हो जाती है तो तब ये हार्मफुल हो जाती है, क्योंकि ये मैक्सिमम रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देती है। इज दैट क्लियर? अदरवाइज ये इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि प्लांट्स भी फोटोसिंथेसिस में इसको यूज कर रहे हैं। जैसे कि हमने पढ़ा था कि प्लांट्स क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को यूज करते हैं और इनसे क्या बनाते हैं, ग्लूकोज और साथ में ऑक्सीजन। तो दिस इज फोटोसिंथेसिस। और रेस्पिरेशन में क्या होता है, रेस्पिरेशन में उल्टा होता है। ठीक है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम प्लांट्स को कट कर रहे हैं जहां पे फोटोसिंथेसिस हो रही है, डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं। दूसरी तरफ हम गाड़ियां ज्यादा बना रहे हैं, तो उन गाड़ियों से जो धुआं निकलेगा उसके अंदर जो फॉसिल फ्यूल जल रही हैं, जो पेट्रोलियम जल रहा है, उन फॉसिल फ्यूल के जलने की वजह से एनवायरनमेंट में क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड की जो कंसंट्रेशन है, लेवल जो है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, जिसकी वजह से बेटा क्या हो रही है, ग्रीन हाउस इफेक्ट हो रहा है। तो आपने ये सारी हेडिंग्स बनानी है इसमें। पहले आपने बताना है कि ये एक पॉइजनस गैस नहीं है, लेकिन इसकी जो हाई अमाउंट है वो खतरनाक है, अलार्मिंग। फिर आपने बताना है कि नीचे फिर फोटोसिंथेसिस का बताया, तो वहां पे आपने बैलेंस, नेचुरल बैलेंस बताना है कि नेचुरल बैलेंस है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड के ज्यादा होने की वजह से, प्लांट्स के कम होने की वजह से ये बैलेंस डिस्टर्ब हो गया। उसके बाद लास्ट में एक पैराग्राफ है, वहां पे एक्सप्लेनेशन की हेडिंग बताएंगे और वहां पे अल्ट्रावायलेट और आईआर रेडिएशंस के बारे में आपने बताना है और ग्रीन हाउस और ग्लोबल वार्मिंग की डेफिनेशन। लास्ट पे आपने डायग्राम लाजमी बतानी है बेटा। लास्ट पे डिसएडवांटेजेस ऑफ ग्लोबल वार्मिंग है, वो आपने बताने हैं कि ग्लोबल वार्मिंग के क्या इफेक्ट्स हो रहे हैं। ये एक इंपॉर्टेंट अलग से लॉन्ग क्वेश्चन है। तो क्या इफेक्ट हो रही है बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग ज्यादा हो रही है, उसकी वजह से क्या हो रहा है, एवरेज टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज टेम्परेचर क्या हो रहा है, राइज हो रहा है। तो टेम्परेचर इज इंक्रीजेस, और कहा जाता है कि हर साल 0.05 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, राइज हो रहा है। और ये कार्बन डाइऑक्साइड का रोल इतना ज्यादा है कि ये नॉर्मल जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो हमारे एवरेज जो टेम्परेचर है दैट इज 15 डिग्री सेल्सियस उसको मेंटेन कर रही है। लेकिन अगर ये इसकी अमाउंट बहुत ज्यादा कम हो जाए तो टेम्परेचर बहुत ज्यादा माइनस में चला जाए, दैट इज -20, और जीरो पे तो वैसे ही -0 पे वैसे ही जो है वो फ्रीज हो जाता है सारा सिस्टम। तो माइनस में ये चला जाए इतना हद तक जो टेम्परेचर, जैसे प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, कार्बन डाइऑक्साइड अगर कम हो जाए तो रात को हर चीज जम जाए, और अगर ज्यादा हो जाए तो बहुत ज्यादा गर्मी हो जाए सुबह टाइम, ठीक है, हर चीज को आग लग जाए। इस तरह वो ऑक्सीजन के बारे में भी कहा जाता है। बहरहाल तो इफेक्ट जो है वो क्या है कि एक तो इफेक्ट ये है कि ये टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। नंबर 2, जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो मुझे बताएं कि जमीन कि जो एटमॉस्फेयर उसका टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा, और उस एटमॉस्फेयर के अंदर ट्रोपोस्फेयर में हमने क्या पढ़ा था, वेदर सारे उसमें एग्जिस्ट करते हैं, तो वेदर चेंजिंग्स आएंगी, ठीक है। सर्दी गर्मी का जो ड्यूरेशन है समर का और विंटर का वो डिस्टर्ब हो जाएगा, आंधियां चलना शुरू हो जाएंगी, तूफान, क्योंकि एयर गर्म हो जाएगी और जो गर्म एयर होती है उसकी डेंसिटी कम होती है, और जो ठंडी होती है वो नीचे आ जाती है, और इस तरह से फिर वो मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है और आंधी और इस तरह के वेदर चेंजिंग्स आना शुरू हो जाते हैं। नंबर 4 कि जब टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, जमीन का टेम्परेचर भी इंक्रीज हो जाएगा, तो जमीन के ऊपर जो ग्लेशियर्स हैं
वो क्या होना शुरू हो जाएंगे बेटा, बताएं। जो ग्लेशियर्स इसके ऊपर पाए जा रहे हैं और आइस कैप्स पाए जा रहे हैं, वो क्या होना शुरू हो जाएंगे, वो मेल्ट होना शुरू हो जाएंगे। अब जब ये मेल्ट होना शुरू हो जाएंगे तो उससे क्या होगा, सी लेवल जो होगा वो इंक्रीज हो जाएगा, जिससे जो नशीबी इलाकों के जो लोग होंगे वो लोअर एरिया से मूव करेंगे सिटीज की तरफ, जिससे पॉपुलेशन इनबैलेंस भी आएगा। तो जी ग्लेशियर्स एंड आइस कैप्स जो है वो मेल्ट होना शुरू हो जाएंगे, उसकी वजह से सी लेवल में वाटर का जो बैलेंस है वो इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, और माइग्रेशन स्टार्ट हो जाएगी, लोकोमोशन स्टार्ट हो जाएगी। तो ये आपने इफेक्ट्स बताने, ये अलग से लॉन्ग क्वेश्चन है, इसकी प्रॉपर हेडिंग बनाकर आपने इसको एक्सप्लेन करना है। ये जो आपका एमसीक्यूज भी है। इज दैट क्लियर? तो बेटा दिस वाज आवर टुडेस लेक्चर। अल्लाह हाफिज।